साथियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर में स्टैटिक जीके के वैसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। पहला ही सवाल है कि मोहिनी अट्टनम नामक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी। मोहिनी अट्टनम नामक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी। यानी यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहिनी अट्टनम नामक जो शास्त्रीय नृत्य है, इनका संबंध किस राज्य से है। तो मोहिनी अट्टनम का संबंध है केरल राज्य से। और केरल देखिए ऑप्शन बी में, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न में है कि वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित पद्म सुब्रमण्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। यानी 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित पद्म सुब्रमण्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। इसका संबंध है भरतनाट्यम से। अगर हम लोग थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेनेशन की बात करें, तो ये जो पद्म विभूषण है, ये भारत में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान। तो ये कौन सा है? ये है पद्म विभूषण। और 2024 में जो पद्म विभूषण से सम्मानित है, पद्म सुब्रमण्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था, तो वो भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य, इनका संबंध है मणिपुरी से। और मणिपुरी देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। यानी कथक, ये जो एक तरफ में देखिए डांस यानी शास्त्रीय नृत्य दिया है, दूसरे तरफ में उसके नर्तक दिए हैं। सबसे पहले बात कर ले कथक। ये कथक जो है, इस चारों में से, इस नर्तक में से कथक का संबंध किससे है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में ये समझ लीजिए, कथक जो है ये बिरजू महाराज का संबंध है कथक से। तो यानी कि 1 का हो जाएगा 3। उसके बाद ओडिसी की बात करें, तो ओडिसी जो है, ओडिसी का संबंध है केलुचरण महापात्रा। तो इस तरह से ओडिसी के सामने यानी बी के सामने हो जाएगा 1। और मोहिनी अट्टनम का जो है, मोहिनी अट्टनम का है ये सुंदरा नायर, जो कि 4 में। तो इस तरह से 3, 1, 4। और उसके बाद कथकली की बात करें, तो इसका हो जाएगा ये 2। तो इसमें जिस ऑप्शन में 3, 1, 4, 2 होगा, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें 3, 1, 4, 2 किस में, तो 3, 1, 4, 2 जो है ये ऑप्शन सी में, 3, 1, 4, 2। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो ये है कुचिपुड़ी से। और कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसके बारे में समझ लीजिए, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है किससे? कुचिपुड़ी से। तो ऑप्शन ए में है कुचिपुड़ी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम व अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। यानी कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसको कि दासी अट्टम और अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। तो ये है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। TLN मतलब समझ जाइएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 में है कि यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में छऊ नृत्य को कब शामिल किया गया। यानी यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में छऊ नृत्य को कब शामिल किया गया। तो इसको जो शामिल किया गया था वर्ष 2010 में। वर्ष 2010 देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल है। यानी इनमें से कौन सा ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, तो वो है धौलावीरा।
धौलावीरा देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर इसके बारे में बात करें तो धौलावीरा किस राज्य में है, ये धौलावीरा गुजरात में है। धौलावीरा किस राज्य के अंदर में है, तो गुजरात में। प्रश्न संख्या 9 में देखिए दिया है, प्रश्न संख्या 9 में है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। यूनेस्को और विश्व धरोहर की सूची में रुद्रेश्वर यानी रामप्पा मंदिर ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। नालंदा नालंदा निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन के बारे में पूछा जा रहा है। नालंदा महाविहार जो है, नालंदा महाविहार रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर ये कर्नाटक में नहीं है, इसके बारे में समझ लीजिएगा। रामप्पा जो रुद्रेश्वर मंदिर ये कर्नाटक में नहीं है। वैसे नालंदा महाविहार बिहार के अंदर है। रानी का बाग ये गुजरात में भी है। ली कार्बोजियर की वास्तुशिल्प जो है वो चंडीगढ़ में। रामप्पा जो है ये तेलंगाना में है। तेलंगाना में। ये किस राज्य के अंदर में है, तेलंगाना में। इसमें से औसत्य जो हुआ वो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 में है, महान जीवित चोल मंदिर किस राज्य में स्थित। महान जीवित चोल मंदिर ये किस राज्य में, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 11 नंबर में है कि सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार जो मनाया जाता है झारखंड राज्य में मनाया जाता है। झारखंड देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर झारखंड के बारे में बात करें तो झारखंड जो है एक पूर्ण राज्य बिहार से अलग जो बना वो कब, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को बिहार से एक अलग बनाया गया प्रांत जो कि झारखंड राज्य है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है मिलान करने के लिए कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कूट का चयन करना। एक तरफ में है त्यौहार और दूसरी तरफ में है राज्य, यानी कौन सा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा उसके लिए हम लोग कूट बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो चाप चार कूट है, चाप चार कूट, इनका संबंध किस राज्य से, तो ध्यान रखिएगा चाप चार कूट का जो संबंध होगा ये मिजोरम से है। तो ये एक का हो जाएगा 3। धानु यात्रा पर्व जो है ये ओडिशा से हो जाएगा। तो ओडिशा कहाँ पर, एक में, तो एक हो जाएगा। मकर विलक्कु त्यौहार जो है, मकर विलक्कु त्यौहार का संबंध है केरल से, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और हरेली उत्सव जो है, हरेली उत्सव जो मनाया जाता है ये छत्तीसगढ़ के अंदर में मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 4। तो यानी 3, 1, 2, 4 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 12 का जो 3, 1, 2, 4 है तो उसमें ऑप्शन डी में है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है निम्नलिखित में कौन सा महोत्सव मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है, यानी कौन सा महोत्सव जो है मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। तो ये जो है देखिए फ्लेमिंगो महोत्सव जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। फ्लेमिंगो महोत्सव ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है बथुकम्बा बोनालू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बथुकम्बा बोनालू ये जो है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो ये जो है तेलंगाना का प्रमुख त्यौहार है। तेलंगाना देखिए ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार, तो ओणम जो मनाया जाता है वो केरल में मनाया जाता है। केरल देखिए ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। अम्बुबाची मेले का संबंध किस राज्य से। अम्बुबाची मेला जो ये मनाया जाता है ये असम के अंदर मनाया जाता है, और ये कामाख्या जी जो मंदिर है यहीं पर ये मनाया जाता है अम्बुबाची का मेला। असम ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन में है सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। सिग्मो महोत्सव जो मनाया जाता है वो गोवा के अंदर मनाया जाता है। गोवा देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए गोवा पुर्तगाली छोड़कर कब गया, तो 1961 में गोवा पुर्तगाली छोड़कर गया, और गोवा पूर्ण राज्य जो बना वो 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया। तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है निम्नलिखित में से असुमिलित कथन का चयन कीजिए, यानी कि कौन सा कथन असुमिलित है, यानी कि सही नहीं है। तो इसमें देखिए एक तरफ में मेला है, दूसरे तरफ में राज्य है। गंगा सागर मेला जो है ये पश्चिम बंगाल का है। सूरज कुंड मेला जो है
ये हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में लगता है। और पुष्कर मेला जो है, पुष्कर मेला उत्तर प्रदेश का नहीं है, बल्कि पुष्कर मेला कहाँ का है, राजस्थान का है। पुष्कर मेला राजस्थान का है। तो इस तरह से इसमें जो वो सुमेलित है, तो ऑप्शन सी जो है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में जो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर सही कूट का चयन कीजिए। यानी कूट करना है, एक तरफ में महोत्सव है, दूसरी तरफ में उससे संबंधित राज्य है। तो इसका हम लोग कूट करते हैं। देखिए, पहला जो है कथपथी रथ महोत्सव। कथपथी रथ महोत्सव जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है केरल के अंदर। तो केरल देखिए 2 में है, तो ऑप्शन यानी 1 2 3 4 में है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। उसके बाद जो है काला घोड़ा महोत्सव। काला घोड़ा महोत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं पहले। प्रश्न संख्या ये है 19 19 19। हाँ, काला घोड़ा महोत्सव ये महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है। तो यहाँ देखिए महाराष्ट्र कहाँ पर है, 4 में, तो ये 4 हो जाएगा। कोणार्क महोत्सव जो है, कोणार्क महोत्सव है ये ओडिशा का। तो ओडिशा कहाँ पर है, तो ओडिशा 1 में, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब मंडई महोत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है, मंडई महोत्सव ये छत्तीसगढ़ के अंदर मनाया जाता है। तो ये जो कूट बना 2 4 1 3, देखिए यानी 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है भारतीय फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। भारतीय फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान जो है वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वैसे अगर बात कर लें, ये तो भारत की बात किया जा रहा है कि भारत में फिल्म के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और यही प्रश्न अगर विश्व स्तर की बात करेगा, विश्व स्तर पर फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो ऑस्कर अवार्ड है। ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड जो है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च सम्मान है। और भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था। यानी भारत की जो प्रधानमंत्री रही, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इसको भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था, 1971 में दिया गया था। 1971 देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत रत्न के बारे में थोड़ा सा बात कर ले, तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था, 1954 में। और ये भारत में दिया जाने वाला पहला सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है। यानी भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, ये भारत रत्न, जिसकी शुरुआत होती है 1954 में। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न में है वीरता पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा। यानी वीरता पुरस्कार में जो सेनाओं को दिया जाता है वीरता के लिए, ये जो वीरता पुरस्कार है सर्वोच्च सम्मान, इसमें कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा परमवीर चक्र। और परमवीर चक्र देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इस ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार जो थे वो थे जयशंकर कुरूप। और जयशंकर कुरूप देखिए ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। प्रश्न संख्या 24 में जो है निम्नलिखित में भारत रत्न पाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है। भारत रत्न से निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाला प्रथम खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में जो है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। यानी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है। ये जो थांगटा नृत्य है, ये थांगटा नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 में है कि लावनी लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है। लावनी लोक नृत्य जो है ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य। लावनी के साथ साथ में आप लोग याद रखिएगा लावनी और तमाशा, लावनी और तमाशा ये दोनों ही लोक नृत्य महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है और ये फेमस लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का प्रश्न है
कि रऊफ किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य है। रऊफ जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य, तो ये है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के अंदर, और इस 370 के अंदर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो कि समाप्त कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, यानी विशेष राज्य हुआ करता था, और जम्मू कश्मीर को दो भाग में बांट दिया गया है। जम्मू कश्मीर को दो भाग में, एक तो जम्मू कश्मीर बचा है और दूसरा जो है लद्दाख है, और लद्दाख, और दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। कब? तो 2019 में। 2019 में जम्मू कश्मीर को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, और दोनों को क्या बना दिया गया? दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना गया। इस लद्दाख में केवल और केवल दो ही जिला है, एक तो लेह है और दूसरा कारगिल है। दूसरा क्या है? कारगिल। तो इस तरह से लद्दाख के अंदर में केवल दो जिला, लेह और कारगिल, और ये लद्दाख अभी केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित का दर्जा दिया गया केंद्र शासित प्रदेश का, वो 2019 में, और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 भी जो समाप्त किया था 2019 के अंदर ही। अब हम लोग अगला प्रश्न देख ही लेते हैं। अगला प्रश्न जो है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कर और ये कूट का चयन करना है। एक तरफ में है लोक नृत्य और दूसरी तरफ में है संबंधित राज्य है। और देखिए इसमें 4 लोक नृत्य दिया है, थेयम दिया है, यक्षगान दिया है, चाप चार कूट दिया है, पंडवानी दिया है। तो और इस दूसरे तरफ में एक राज्य दिया है, राज्य का सीरियल नंबर है 1 2 3 4 करके। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें कि ये जो थेयम है, थेयम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो थेयम जो है ये केरल का प्रमुख लोक नृत्य है। थेयम देखिए केरल कहाँ पर है, तो केरल ऑप्शन इसमें सीरियल नंबर 3 में। तो 3 यक्षगान किस राज्य का है, तो यक्षगान जो है ये कर्नाटक का है। यक्षगान कर्नाटक का है, तो यक्षगान के सामने 4 हो जाएगा। चाप चारकूट जो है, चाप चारकूट ये किस राज्य का है, तो चाप चारकूट जो है ये है मिजोरम का। चाप चारकूट किस राज्य का है, तो ये है मिजोरम का। मिजोरम देखिए 1 में है, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। और पिंडवानी जो है किस राज्य का है, तो ये है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ देखिए 2 में है। ये जो कूट बना 3 4 1 2, अब 3 4 1 2 देखिए किस ऑप्शन में है, 3 4 1 2 ऑप्शन ए में है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है, जट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। जट जाटिन किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो ध्यान रखिएगा जट जाटिन बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है। बिहार देखिए ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है, निम्नलिखित में से औसत्य कथन है, यानी कि 4 कथन है। एक तरफ में लोक नृत्य है, दूसरी तरफ में राज्य, और इसमें आपको बताना कि कौन सा जो लोक नृत्य है और वो राज्य से संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये पुंग चोलम जो है ये नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। 31 में निम्नलिखित में केरल राज्य का लोक नृत्य है। केरल राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है मृदुल अट्टम। मृदुल अट्टम देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त प्राणियों के लिए रेड डाटा बुक जारी करता है। संकटग्रस्त प्राणियों के लिए रेड डाटा बुक जारी कौन करता है, वो IUCN जारी करता है, जो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 34 नंबर कि निम्नलिखित भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ये कूट है, इस कूट को मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ में है संगठन और दूसरे तरफ में इसका मुख्यालय। तो सबसे पहले है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो है मुंबई के अंदर में। तो इस तरह से 1 का जो हो जाएगा वो, यानी 1 का हो जाएगा 3। उसी तरह अगर हम लोग बात कर लें बीमा नियामक एवं
बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, ये जो है हैदराबाद में, हैदराबाद देखिए सीरियल नंबर 1 में, तो 1 हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है ये हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली, और नई दिल्ली देखिए सीरियल नंबर 4 में, तो ये 4 हो जाएगा। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, ये दिल्ली में है। तो ये जो कूट बना 3142 देखिए किस ऑप्शन में, 3142 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 36 नंबर सवाल में है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये कटक में है, कटक उड़ीसा के अंदर है। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर वैसे बात किया जाए, ये तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात किया जा रहा है। अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये अंतर्राष्ट्रीय की बात करेगा, तब इसका आंसर हो जाएगा मनीला, मनीला। और ये मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है, यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। वैसे केंद्रीय यानी कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कटक उड़ीसा के अंदर, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में है निम्नलिखित में से किस भारतीय ने ओलंपिक खेलों में प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। किस भारतीय ने ओलंपिक खेलों में पहली बार यानी प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था, वो अभिनव बिंद्रा ने, अभिनव बिंद्रा देखिए ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में है निम्नलिखित में कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है, यानी कौन सा ट्रॉफी जो है क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है। तो ये जो है क्रिकेट खेल से जो संबंधित नहीं है, ध्यानचंद ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित नहीं, तो इस तरह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ध्यानचंद ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न 39 नंबर है, दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है। दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध है घुड़सवारी से, जो ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में है अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी है। अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी ये किसका, ये MC मेरी कॉम का है, MC मेरी कॉम देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2028 का ओलंपिक खेल किस देश में प्रस्तावित है। वर्ष 2028 का ओलंपिक खेल जो प्रस्तावित है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में, और संयुक्त राज्य अमेरिका देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेज़बानी की थी वो 2010 में, और 2010 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 में है कि एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन कब वो कहाँ हुआ था। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन वर्ष 1951 में नई दिल्ली में हुआ था, और इस खेल का उद्घाटन किया था देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री JL नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस खेल का आयोजन किया गया था। यानी एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन हुआ था 1951 में नई दिल्ली में, और इसका उद्घाटन कौन किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर सही कोड का चयन कीजिए। तो इसको मिलान करना, एक तरफ में सूची 1 में खेल का नाम है और सूची 2 में खिलाड़ियों की संख्या है। खेल में है सबसे पहले कि खो खो, खो खो में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कितना होता है, 9 होता है। तो यह क्रम संख्या देखिए इसमें 9 कहाँ पर है, तो 3 में जो है वो 9 है, तो इस तरह से इसके सामने क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। वाटर पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या होता है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होता है वो 7 होता है, तो इसके सामने कितना हो जाएगा, 7 कहाँ पर है, तो 4 क्रम संख्या 4 में, तो ये इसके सामने हो जाएगा 4, 3, 4। बास्केटबॉल के बारे में अगर बात करें तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, वो होता है 5। अब 5 कहाँ पर है, तो 1 में, तो 3, 4, 1 हो जाएगा। और जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या जो होता है वो 8 होता है, तो ये जो आपका कूट बनेगा 3, 4, 1, 8, और ये 3, 4, 1 सॉरी 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, यहाँ पर 8 के जगह 2 होगा, 3, 4, 1, 2, ये ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यानी प्रश्न संख्या 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी खिलाड़ियों की संख्या खो खो में कितना होता है, 7 होता है, और सॉरी खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या जो होता है वो 7 होता है,
और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होता है और जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या वो 8 होता है, जो कि 3 4 1 2 में वेरी कर रहा है। 3 4 1 2 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म का चयन कीजिए, यानी कौन सा ये गलत है। यह ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 4 फरवरी को नहीं मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। असुमिलित जो है वो ऑप्शन सी जो है वो असुमिलित है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा हम लोग ध्यान रखेंगे 25 जनवरी को मतदाता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर की बात करेगा, हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली के अंदर में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर में इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर। अगर बात कर ले वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो है ज्ञानेश कुमार। भारत के वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार जी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और निर्वाचन आयोग जो है एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर में, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस, जो ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर हम लोग बात कर लें संविधान दिवस 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान को अंगीकार किया गया था। अंगीकार यानी अपनाया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर लागू की बात करेगा, अंगीकार की बात पहले करेगा, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। अगर लागू की बात करेगा कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से औसत्य युग्म का चयन कीजिए, यानी कौन सा युग्म औसत्य है। ऑप्शन है चार। देखिए इसमें है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस गलत है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्मदिन है भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे अगर थोड़ा सा और बात कर लीजिए, विश्व शिक्षक दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है, शिक्षक दिवस ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। तो इसमें असुमिलित जो है वो ऑप्शन बी जो है वो असुमिलित यानी गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 49 नंबर में कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 50 नंबर में है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और 24 दिसंबर देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 में है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 52 नंबर में है, निम्नलिखित में से औसत्य
युग्म का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से औसत्य युग्म का चयन कीजिए। कौन सा युग्म औसत्य यानी गलत है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा राजाजी नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है राजाजी नेशनल पार्क। इसलिए ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ये यही चुनने के लिए बोला जा रहा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान या अरुणाचल प्रदेश, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। ये बिल्कुल सही है। इसमें औसत्य जो है राजाजी नेशनल पार्क, ये उत्तर प्रदेश में नहीं, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर सही कोट का चयन करना है। एक तरफ में है राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी तरफ में है उसका संबंधित राज्य, यानी कि किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, इसका मिलान करना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए जो दिया गया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। उत्तराखंड देखिए इसमें क्रम संख्या 4 में, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। नामेरी, नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पर है? नामेरी नेशनल पार्क जो है वो असम में है, और असम देखिए क्रम संख्या 1 में, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो कूनो नेशनल पार्क जो है, कूनो नेशनल पार्क ये है आपका ओडिशा में। ओडिशा देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? सिमलीपाल राष्ट्रीय सॉरी 3 नहीं, ये हो जाएगा जो है कि कूनो नेशनल पार्क ये है मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, इसको ध्यान रखिएगा। कूनो नेशनल पार्क ये है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश यहाँ देखिए क्रम संख्या 2 में है। और बचा आप सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम सॉरी मध्य प्रदेश ये ओडिशा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर, ओडिशा इसमें 3 में है। तो देखिए ये जो बना सीरियल नंबर 4123 ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में नहीं है? ये जो मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में स्थित नहीं है। तो मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 55 नंबर सवाल में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56 में है, भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और इसी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, अन्य नाम है हेली नेशनल पार्क। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है हेली नेशनल पार्क, या इसी का अब नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, यानी भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसी का पहले नाम होता था यानी था हेली नेशनल पार्क। और वर्तमान समय में इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है। और ये किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में। ये किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत का पहला नेशनल पार्क यानी भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट से पहले इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, और वर्तमान समय में इस नेशनल पार्क को रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस तरह से ऑप्शन बी में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 57 नंबर सवाल में कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यह केरल में है। केरल ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब है निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर सही कूट का चयन करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ में है राष्ट्रीय उद्यान और दूसरे तरफ में है उससे संबंधित राज्य, यानी सूची 1 में राष्ट्रीय उद्यान है और सूची 2 में जो है उससे संबंधित राज्य है। तो इसका जो महत्वपूर्ण आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए सबसे पहले जो नेशनल पार्क है वो है बुक्सा नेशनल यानी बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मेघालय में है, और मेघालय देखिए मेघालय में नहीं, पश्चिम बंगाल में है।
और पश्चिम बंगाल जो है ऑप्शन बी, सॉरी क्रम संख्या बी में है, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान जो ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु देखिए क्रम संख्या 4 में, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में, राजस्थान देखिए क्रम संख्या 1 में, तो 1 हो जाएगा इसके सामने। नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान, नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मेघालय के अंदर है, तो इसके सामने 3 हो जाएगा। तो ये जो आपका सीरीज बना, कूट बना 2 4 1 3, 2 4 1 3, देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कुल कितनी तिलियां? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तिलियों की बात किया जा रहा है, तो इसमें कुल मिला के 24 तिलियां हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी तिलियां हैं? तो 24 तिलियां। अगर थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में, तो ये जो तिरंगा का रेशियो होता है, अनुपात होता है 3:2 में होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो तिरंगा है इसका रेशियो कितना, अनुपात कितना है? 3:2 में, यानी 3:2 में है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन वो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया है। किसने? पिंगली वेंकैया, ध्यान रखिएगा, पिंगली वेंकैया के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की इसका डिजाइन तैयार किया गया। और इसमें जो फ्लैग, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के लिए पोल की जो ऊंचाई होती है उसकी ऊंचाई होती है 22 फीट, इसको भी ध्यान रखिएगा। और एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, तिरंगा को संविधान सभा के द्वारा भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज होगा तिरंगा, ये कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होगा इसको संविधान सभा ने अपनाया, इसलिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 60 में है, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम जो गाया गया था कलकत्ता के 1911 के अधिवेशन में। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कोलकाता के कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ तो 1911 में इसी में गाया गया था। और ये जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसको संविधान सभा के रूप में राष्ट्रगान के रूप में जो अपनाया था वो 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा ने अपनाया था। राष्ट्रगान के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर भारत का राष्ट्रगान के लेखक है। और इसको गाने में कितना समय लगता है? तो 65 सेकेंड इसको गाने में समय लगता है। देखिए इसमें प्रश्न जो पूछा गया था, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वो कलकत्ता अधिवेशन में 1911 के अंदर में हुआ था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यानी कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? ये जो है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घड़ियाल नहीं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन है। डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। क्या है? डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फूल गुलाब नहीं है, भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ये सही है। तो इस तरह से ये जो 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से पहला और चौथा सही है। तो इसमें देखिए केवल 1 और 4 किस में है? तो ऑप्शन सी में है, केवल 1 और 4, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जो वंदे मातरम गीत है इसको एक उपन्यास जिसका नाम है आनंद मठ, इसी आनंद मठ उपन्यास के अंदर में वंदे मातरम गीत को लिखा गया था। और ये आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी है, जिसको कि बंगाल में सन्यासी विद्रोह के दरमियान लिखा गया था। सन्यासी विद्रोह, इसी सन्यासी विद्रोह के दरमियान बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा था जिसका नाम है आनंद मठ। और इस आनंद मठ के अंदर ही एक प्रसिद्ध गीत भी है जो है वंदे मातरम। और ये वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत कब बना है? तो इसके बारे में समझ लीजिए कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत बना ये 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बना। और इस वंदे मातरम को गाने में जो समय लगता है वो 65 सेकेंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का क्या नाम है?
भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है उसका नाम है बरगद, और बरगद देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 64 नंबर सवाल में कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। पंडित रविशंकर ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये सितार से संबंधित है। सितार देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 65 नंबर सवाल में शहनाई के प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार कब नवाजा गया था। शहनाई के प्रसिद्ध वादक है जिसका नाम है बिस्मिल्लाह खां, और बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था। 2001 में दिया गया था, 2001 देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर सवाल कि बदरुद्दीन डागर तथा विश्व मोहन भट्ट किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। बदरुद्दीन डागर तथा विश्व मोहन भट्ट ये वीणा से संबंधित है, और वीणा देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में है निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है। संतूर वादक है शिव कुमार शर्मा, जो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 68 नंबर कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा था। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश था रूस। रूस देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कूट का चयन करना। सूची 1 है और सूची 2 है, तो इस तरह से इसको हमको मिलान करना है। अगर सबसे पहले तो बात किया जा रहा है इसमें कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखिए क्रम संख्या 4 में है, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू देखिए क्रम संख्या 1 में, तो 1 हो जाएगा। भारत के प्रथम मुस्लिम डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, तो इसके सामने 3 हो जाएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। ये जो कूट सही कूट बना 4-1-3-2, 4-1-3-2 देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। भारत की पहली केंद्रीय मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर देखिए ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 71 नंबर में निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म का चयन कीजिए। असुमिलित भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और यहाँ पर ऑप्शन में है प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ध्यान रखिएगा, प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी, ना कि प्रधानमंत्री थी। इसलिए ये जो कथन है ये असत्य है, यानी ये असुमिलित है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर सवाल में कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है नीता अंबानी, और नीता अंबानी देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कर सही कोट का चयन करना है। सूची 1 है, दूसरी तरफ में सूची 2 है, और इस सूची को हम लोगों को मिलान करना है। एक तरफ में सूची है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम, और इस तरह से ये इसमें दिया गया है सूची में क्रम संख्या। तो ये जो प्रश्न है 73 नंबर, इसका हम लोग मिलान करते हैं। तो इसमें देखिए भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी, तो वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी देखिए 4 क्रम संख्या में है, तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 ये आपका 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी, इंदिरा गांधी देखिए 4 में। उसके बाद ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि क्रम संख्या 1 में, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला जो थी वो नीरजा भनोट थी। नीरजा भनोट ऑप्शन क्रम संख्या 2 में, तो 2 हो जाएगा। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी वो लीला सेठ थी, तो ये 3 में हो जाएगा, क्रम संख्या 3 में। तो इस तरह से ये जो कूट बना 4-1-2-3 और 4-1-2-3 देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय थे दादा भाई
नेरोजी, दादा भाई नेरोजी, इसी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। भारत का वयोवृद्ध दादा भाई नेरोजी। देखिए 74 का ऑप्शन बी में है दादा भाई नेरोजी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 75 नंबर में है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कूट का चयन करना। सूची 1 में एक तरफ में समिति है और सूची 2 में एक तरफ में उसके अध्यक्ष है, तो इसका हम लोग मिलान करते हैं। तो इस मिलान में देखिए प्रारूप समिति के बारे में अगर बात किया जा रहा है तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे, और भीमराव अंबेडकर देखिए क्रम संख्या 3 में, तो इसके सामने 3 हो जाएगा। संविधान समिति के बारे में अगर बात किया जाएगा तो संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए क्रम संख्या 2 में, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। संचालन समिति की बात करेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि क्रम संख्या 1 में है। तो कार्य संचालन समिति कौन थे? कार्य संचालन समिति थे के एम मुंशी। ये 4 क्रम संख्या में, तो ये इस तरह का ये कूट बनेगा 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी 75 का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76 में है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड बोलते हैं, इस नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो की गई थी वो शिवरमन समिति के सिफारिश पर की गई थी। शिवरमन समिति देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। समिति जो था शिवरमन समिति, और नाबार्ड क्या है? किसानों के लिए एक प्रकार का बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77 में, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय से संबंधित समिति है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय से संबंधित है पीसी महालनोबिस समिति, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है संविधान से संबंधित मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? संविधान से संबंधित उप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे जेबी कृपलानी को, और जेबी कृपलानी देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 79 नंबर सवाल में, निम्नलिखित में से किस समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव का सुझाव दिया था? एक राष्ट्र एक चुनाव का जो नारा दिया था वो रामनाथ कोविंद समिति के द्वारा दिया गया था। रामनाथ कोविंद देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 80 में है, निम्नलिखित में से ग्रामीण वो लघु उद्योग से संबंधित समिति कौन सी है? निम्नलिखित में से ग्रामीण वो लघु उद्योग से संबंधित समिति जो है वो है करवे समिति है। करवे समिति देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81 में है, गरीबी आकलन से संबंधित समिति कौन सी है? गरीबी आकलन से जो संबंधित है वो उपयुक्त यानी सी रंगराजन समिति है, भगवती समिति है, सुरेश तेंदुलकर समिति है। उपयुक्त में से सभी जो है ये सभी समिति गरीबी आकलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? मृच्छकटिकम के जो लेखक हैं वो शूद्रक है, जो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी। देखिए प्रश्न संख्या 83 में, निम्नलिखित में से कौन औसत्य युग्म है? तो इसमें पुस्तक का नाम दिया गया और दूसरी तरफ में लेखक दिया गया, और इसमें कौन सा ऐसा है कि जो औसत्य है यानी गलत है? काव्य सीमांश ये राजेश्वर ये सही है। बुद्ध चरितम ये जो है ये सही नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? औसत्य है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 जो है इस प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। कालिदास के द्वारा कौन सी पुस्तक है जिसकी रचना नहीं किया गया है? मालती माधव जो है कालिदास के द्वारा लिखा नहीं गया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दुर्गेश नंदनी वो आनंद मठ के रचयिता कौन है? दुर्गेश नंदनी और आनंद मठ के जो रचयिता हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, और बंकिम चंद्र चटर्जी देखिए ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, एक तरफ में लेखक है, दूसरी तरफ में उसके पुस्तक हैं। तो ये जो विष्णु शर्मा है, ये विष्णु शर्मा के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है वो पंचतंत्र लिखा गया, और पंचतंत्र देखिए क्रम संख्या किस में है, 4 में है। तो इस तरह से विष्णु शर्मा के सामने हो जाएगा क्रम संख्या 4। अब जो दूसरा है वो है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के जो प्रसिद्ध पुस्तक वो भारत भारतीय, जो कि क्रम संख्या 1 में। तो इस तरह से इसके सामने 1 हो जाएगा, यानी वह 1 हो जाएगा। उसके बाद है वात्स्यायन, और वात्स्यायन का एक जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो कामसूत्र है, और कामसूत्र देखिए क्रम संख्या 3 में। तो इसके सामने 3 हो जाएगा। ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर का जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो मिताक्षरा है। मिताक्षरा देखिए क्रम संख्या 2 में। तो ये 2 हो जाएगा इसके सामने। तो ये जो कूट बना 4 1 3 2, 4 1 3 2 ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक पूछा गया, तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असुमिलित है, यानी कौन सा सही नहीं है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में असुमिलित जो पूछा गया है, तो इस तरह से इसका हम लोग मिलान करते हैं कि फिरदौसी शाहनामा इसके लेखक है, अलबरूनी किताबुल हिंद है, अबुल फजल ये पद्मावत इसके लेखक नहीं है। तो इस तरह से 88 का जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में है निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य कविता कामायनी के लेखक हैं जिन्हें हिंदी की महानतम साहित्यिक कृतियों में से एक माना जाता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, और जयशंकर प्रसाद देखिए 89 मानी बी में है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90 में है निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में थारू जनजाति निवास करता है, यानी थारू जनजाति किस राज्य में निवास करता है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर में थारू जनजाति निवास करता है, जो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 91 में है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ी सही नहीं है। तो यानी कौन सा सही नहीं है, ये जो मोपला ये केरल के अंदर है, संथाल जो ये सिक्किम के अंदर नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 92 नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति निवास करती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की जो प्रमुख जनजाति है वो है जारवा, सोम्पेन, सेंटेनली। उपयुक्त में से सही सभी, उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93 प्रश्न में है कि गारो खासी जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है। गारो खासी जयंतिया ये सभी जो जनजातियां हैं ये मेघालय राज्य के अंदर निवास करती है। मेघालय ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूची 1 में जनजाति है और सूची 2 में उससे संबंधित राज्य है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची ए से मिलान करते तो गुज्जर, पहला है गुज्जर बकरवाल, ये जो जनजाति है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और जम्मू कश्मीर देखिए क्रम संख्या 3 में, तो इसके सामने 3 हो जाएगा। डाफला मिरी ओबर ये जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित जनजाति है। अरुणाचल प्रदेश देखिए क्रम संख्या 1 में, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। कालबेलिया, भील और गरासिया ये जो है राजस्थान का है प्रसिद्ध जनजाति, तो ये राजस्थान देखिए 4 में, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। थेरवा, इरुगा और पिक्की ये जो है कर्नाटक का प्रमुख जनजाति है, तो ये कर्नाटक देखिए 2 में है। इस तरह से ये जो कूट बना 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी क्वेश्चन संख्या 94 नंबर का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 95 नंबर सवाल में है कि अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। अहोम जनजाति भारत के असम राज्य से संबंधित। असम देखिए ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से किस राज्य में कुकी व मैती जनजातियां मुख्य रूप से निवास करती है, यानी किस राज्य में कुकी और मैती जनजातियां निवास करती है। तो ये है मणिपुर, और मणिपुर ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 97 नंबर, बूसमैन जनजाति किस राज्य में निवास करती है। बूसमैन ये जो जनजाति है ये कालाहारी मरुस्थल का, बूसमैन जनजाति का निवास स्थान है कालाहारी मरुस्थल, जो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 98 नंबर में
संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी कहलाता है रेड इंडियन, जो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 99 नंबर, निम्नलिखित में से प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश जो कहा जाता है वो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहते हैं। कंगारुओं का देश, कंगारुओं का देश भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, कैनबरा, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सही कूट करना है। सूची 1 में उपनाम है और सूची 2 में उससे संबंधित देश है। देखिए पहला जो है मध्य रात्रि का देश है। मध्य रात्रि का जो देश है इसे कहा जाता है नॉर्वे को, और नॉर्वे देखिए क्रम संख्या 3 में है, तो इसके सामने हो जाएगा 3। यूरोप के खेल का मैदान, यूरोप के खेल का जो मैदान जो कहा जाता है ये स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, और स्विट्जरलैंड यहाँ क्रम संख्या 1 में, तो इसके सामने 1 हो जाएगा, 3-1। और उसके बाद जो है झीलों का देश, झीलों का देश जो कहा जाता है ये फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड देखिए क्रम संख्या 4 में है। और नील का वरदान जो कहा जाता है वो मिस्र वासियों को नील का वरदान कहा जाता है, तो मिस्र इसमें 2 में है। तो ये जो कूट बना 3-1-4-2, 3-1-4-2 ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है उपनाम निम्नलिखित असुमिलित कथन का चयन कीजिए जो गलत है। तो इसमें भारत का पीटर्सबर्ग ये जमशेदपुर को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर ये भी मुंबई को कहा जाता है। नवाबों का नगर लखनऊ ये भी कहा जाता है। भारत का पेरिस जो है बेंगलुरु को नहीं कहा जाता है, तो इसलिए ये जो है ऑप्शन डी असुमिलित है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 102, 102 में है कि भारत में मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। केरल ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 103 नंबर सवाल में है भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को। मुंबई ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मुंबई को ही कहा जाता है टापुओं का शहर। टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है, और भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न 104 नंबर में है निम्नलिखित में से किसे डूबते सूर्य का देश कहा जाता है? डूबते सूर्य का जो देश कहा जाता है वो कहा जाता है ब्रिटेन को, और ब्रिटेन देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 105, भारत के किस शहर को डायमंड हार्बर कहा जाता है? डायमंड हार्बर जो कहा जाता है वो कलकत्ता को कहा जाता है। साथ साथ में महलों का शहर भी कहा जाता है कलकत्ता को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 106, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में है? स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के ये गुजरात राज्य में है, और गुजरात में भी एक जिला है जिसका नाम है केवडिया, केवडिया जिला। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये है सरदार पटेल का प्रतिमा, सरदार पटेल, सरदार पटेल इसी के प्रतिमा बना है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इसके जो डिज़ाइन बनाया था यानी वस्तुकार थे वो राम सुतार थे, इसको भी ध्यान रखिएगा, राम सुतार। अगला प्रश्न 107 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा झरना जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना है? सबसे ऊंचा झरना जो है कुचिकल जलप्रपात है, जो है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 108, 108 में है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है, जो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 110 है निम्नलिखित में से औसत्य युग्म का चयन कीजिए, यानी कौन सा युग्म औसत्य है? सबसे बड़ी मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद ये सही है। सबसे बड़ा गुंबज ये गोल गुंबज सही है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा ये भी सही है। तो सबसे लंबा बांध ये टिहरी बांध नहीं है, सबसे लंबा बांध टिहरी बांध गलत हो गया, तो ऑप्शन डी में ये असुमिलित, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 111 में है भारत का सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है ये है चेनानी नासरी सुरंग, जो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 112 में है भारत का सबसे बड़े गुफा मंदिर का क्या नाम है? भारत का सबसे बड़े गुफा मंदिर का क्या नाम है? तो ये मंदिर का नाम है
कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 में है, निम्नलिखित में से भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चिल्का झील किस राज्य के अंदर है? ये भी ध्यान रख लीजिएगा, चिल्का झील उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 114 में है, निम्नलिखित में से औसत्य युग्म का चयन कीजिए, यानी कौन सा कथन औसत्य है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, ये सही है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई, ये भी सही है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ये भी सही। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह ये कांडला नहीं है, तो इस तरह से ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 115 में है कि निम्नलिखित में से किस देश की संसद को डायट कहा जाता है? डायट किस देश के संसद को कहा जाता है? डायट जो कहा जाता है ये जापान के संसद को कहा जाता है। जापान ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रूस के संसद को किस नाम से जाना जाता है? रूस के संसद को ड्यूमा के नाम से जानते हैं। ड्यूमा ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही कूट का चयन करना है। सूची 1 में देश है और सूची 2 में संसद का नाम है। तो सबसे पहले इसमें कनाडा है। कनाडा के जो संसद हैं, कनाडा के संसद का को किस नाम से जानते हैं? तो कनाडा के संसद को जो जानते हैं वो जानते हैं पार्लियामेंट के नाम से। तो ये पार्लियामेंट देखिए कहाँ पर है, क्रम संख्या 2 में, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है डेनमार्क, डेनमार्क का जो संसद है, डेनमार्क के संसद को कहा जाता है फॉलकेटिंग, और फॉलकेटिंग देखिए क्रम संख्या 4 में, तो 4 हो जाएगा। इसके सामने नेपाल, नेपाल का जो संसद है इसको कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत 1 में है, तो 1 हो जाएगा। और भारत का जो संसद है इसको संसद ही कहा जाता है, तो इस तरह से इसके सामने 3 हो जाएगा, क्या कि संसद 3 क्रम संख्या में। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 118, क्वेश्चन नंबर 118 में है, निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम नेशनल असेंबली है? यानी किस देश के संसद के नाम को नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं? तो ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जातीय संसद किस देश का सर्वोच्च विधायी निकाय? जातीय संसद जो है ये किस देश का? तो ये बांग्लादेश का संसद का जो है उसका नाम है। अगला प्रश्न 120 नंबर में है, 120 में चीन की संसद का क्या नाम है? चीन के जो संसद है इसका नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, जो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।